नंबर 2 लेन नंबर 1 ज़मान पार्क। वो पता करे कि वो एसेट किसका है, उस एसेट पर खर्चा किसने किया है, उस एसेट को बनाया किसने है। मैं आज पाकिस्तान के अवाम के सामने फिर एड्रेस दोहरा देता हूँ। मकान नंबर 2 लेन नंबर 1 ज़मान पार्क लाहौर। नायब चेयरमैन साहब टीम भेजें, जिस तरह कल यहाँ टीम भेजी थी, टीम भेजी और पाकिस्तान के अवाम को बताएं कि वो एसेट किसका है। उसने डिक्लेयर किया हुआ है, उस एसेट को की मनी ट्रेल है, उस एसेट के एसेट बियॉन्ड मीन्स है या नहीं है। तो आज करप्शन कोशिश के बावजूद नहीं मिली। मैं तो आपको सबूत दे रहा हूं, मैं आपको भर्ती का सबूत दे रहा हूं, मैं आपको शुगर स्कैंडल का सबूत दे रहा हूं, मैं आपको गंदम स्कैंडल का केस का सबूत दे रहा हूं, मैं आपको दवाइयों के स्कैंडल का सबूत दे रहा हूं। एक जो कुछ फॉरेन फंडिंग का केस है, आज 6 साल से कोई कागज जमा नहीं हुआ। और जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में हुआ है, जरा पाकिस्तान के अवाम को बताएं कि ये 13.25% का पॉलिसी रेट, इंटरेस्ट रेट, सूद का रेट किसने जारी किया और इसका फायदा किसको मिला। जब पाकिस्तान कर्जे 5.5% पे ले सकता था, आपने 13.25% पे कर्जे लिए, आपने इस मुल्क की मईशत को डुबो दिया और आज इल्जाम लगा रहे। हम बिल्कुल एहतसाब से नहीं घबराते, लेकिन हम चाहते हैं एहतसाब पाकिस्तान के अवाम के सामने हो और होना चाहिए। तो आज पहली बात तो नायब चेयरमैन बताए कि हुकूमत से इंस्ट्रक्शंस लेते हैं कि नहीं लेते, क्योंकि हुकूमत के अंदर तो कई स्पोर्ट्समैन हैं, वो कहते हैं जी हम तो इंस्ट्रक्शन देते हैं नैब को, हमारे हुक्म पर नैब ये कार्रवाई करता है। यहाँ वजीर हैं, इस हुकूमत के वजीर है, काबीना में बैठते हैं, वो पहले ही पेशन गोइयां करते हैं कि नैब टार्जन बन जाएगा। तो अगर नैब इसी किस्म का टार्जन है जो उसने कल कार्रवाई की है, तो फिर बड़ा ही खोखला टार्जन है। ये टार्जन चलने वाला टार्जन नहीं है। तो इसलिए अपने हालात को दुरुस्त करें। इस मुल्क के अंदर बेपनाह परेशानियां हैं। आज हर शख्स परेशान है कोरोना से, हर शख्स परेशान है मईशत के हवाले से, हर शख्स परेशान है मुस्तकबिल के हवाले से। और काबीना के अंदर बहस होती है 2-2 घंटे कि नवाज शरीफ ने एक चाय की प्याली लंदन में पी ली। ये बहस हुई है, ये वजीरों ने कहा है। तो इस किस्म की कमजोर हुक्मरान अगर मुल्क में रहेंगे तो मुल्क नहीं चलेगा। ये घटिया सोच रहेगी तो मुल्क नहीं चलेगा। जी शाहिद साहब ये बता दें कि 9 मई को दोबारा आज आप लोग अदालत के अंदर गए, शहबाज शरीफ ने ये पुलिस नैब को कहा था कि कोरोना की वजह से वो वहाँ पर नहीं जा रहे। जो आज आप लोगों ने SOPs की धज्जियां उड़ाई है अदालत के अंदर, उसका कौन जिम्मेदार है? आप लोग जो कोरोना टेस्ट है वो आप तमाम लोगों को करवाएंगे? जी, SOP का मैं जिम्मेदार नहीं हूँ अदालत के अंदर। शहबाज शरीफ साहब को नैब में अदालत में पेश होना था, ठीक है। नैब उसका कोई और तरीका नहीं है, नैब के अंदर तरीका मौजूद है। उन्होंने कहा था आपने तफ्तीश करनी है, वीडियो लिंक पे कर लें। वो तफ्तीश से भागने के लिए नहीं कहा, इसलिए आज मजबूरी थी, गए हैं, रिस्क लिया है। लेकिन जब एक रिस्क अवॉइड हो सकता है और मसला भी हल हो सकता है तो फिर मुश्किल नहीं होनी चाहिए। अच्छा शाहिद साहब ये बता दें कि कल सर्च वारंट जो है वो लेकर आए और शहबाज शरीफ को तलाश करते रहे नैब। मुस्लिम लीग नून एक तरफ तो कह रही है कि सियासी इंतकामी कार्रवाइयाँ की जा रही, तो नून लीग जारहाना हिकमत अमली क्यों नहीं अपना रही हुकूमत के खिलाफ? वैसे एहतजाज क्यों नहीं किए जा रहे जैसे आप एक दौर में लोड शेडिंग के खिलाफ किया करते थे सड़कों पर? जी, पहले तो ये फैसला कर लें कि नैब हुकूमत का इदारा है या इंडिपेंडेंट इदारा है। अगर नैब हुकूमत से इंस्ट्रक्शंस ले रहा है, इमरान खान से इंस्ट्रक्शन ले रहा है, जो मैं कहता हूं कि ले रहा है, ये नैब का चेयरमैन ब्लैकमेल हो रहा है हुकूमत के हाथों, तो फिर इसके खिलाफ मैं क्या कह सकता हूं? ये जड़ें खोखली कर रहे हैं जमहूरियत इस मुल्क के अंदर। उल्फत आप कर रहे हैं, उल्फत आप बात करें। शायद साहब ये बताइएगा कि अभी आपने एक तस्वीर की बात की, एक जब इतना क्रिटिकल पेशेंट जिसके बारे में ये कहा गया तो खुदा न करे उनकी ज़िंदगी को खतरा है, जिनके लिए एयर एम्बुलेंस आए, वो लंदन जाए, वहाँ किसी अस्पताल में एडमिट भी ना हो, फिर आपको ओपन एयर में चाय पीते हुए दिखाई देंगे, तो तस्वीर पे सवालात तो उठे। जी, आप सवाल कर लें, क्या सवाल है आपका?
क्या एयर एम्बुलेंस का पेशेंट कैसे ओपन एयर में किसी अस्पताल में इसलिए कि उस एयर एम्बुलेंस, कैसे हो गए? ठीक है, ये आपका सवाल है। एयर एम्बुलेंस का पेशेंट, यहाँ पर रिपोर्टें मौजूद हैं, हुकूमत की रिपोर्टें हैं कि क्यों एयर एम्बुलेंस पर गए, वहाँ पर इलाज हुआ, उसको मैनेज किया जाता है। अब उनकी 3 सर्जरीज होनी है, वो कोरोना की वजह से नहीं हो रही, तो पेशेंट जो है उसको चाय पीने का भी हक है, उसकी चहलकदमी भी ज़रूरी होती है, हवाखोरी भी ज़रूरी होती है। तो ये वही बात है, एक इंसानी हमदर्दी की बात। और पेशेंट जो है वही नहीं होता जो स्ट्रेचर पे हो या आईसीयू में हो। जी नहीं, उनकी वीडियो की जरूरत नहीं, वीडियो आ चुकी है, आपने शायद देखी नहीं है। क्या आप समझते हैं कि हुकूमत और इमरान भी कुछ मुख्तार हैं, इनको क्यों कंट्रोल कर रहे हैं? देखिए, ये तो हुक्मरान ही बताएंगे। मैं तो वो बात कर रहा हूँ जो रिकॉर्ड की बात है कि हुकूमत खुद कहती है, वजीर कहते हैं, मुशीर कहते हैं, वज़ीर-ए-आज़म कहता है कि हम नैब को हुक्म देते हैं। मैं तो वही बात करूँगा। अब हुकूमत को कौन हुक्म दे रहा है ये हुकूमत ही बताएगी। जी अदनान आप बोल शहबाज शरीफ ने यहीं पे दिन गुजारा, यहीं पे इसी घर में, इसी घर में। हुकूमत के पास सिर्फ एक ही इशू होता है, नवाज शरीफ की कोई चैन कटने की तस्वीर हो या कोई चीज, आप समझते हैं कि हुकूमत के तमाम अवामी मसाइल हल हो चुके हैं और सिर्फ सियासत नवाज शरीफ की? देखें, मैं तो बार बार कहता हूँ कि अगर मुल्क के मसाइल का हल नवाज शरीफ को वापस डाल के जेल डालना है, हम 5-6 लोग जिन पर आप 20 महीने से तफ्तीशें कर रहे हैं, रिमांड ले रहे हैं, जेलों में डाल रहे हैं, अगर हमें जेल डाल के मुल्क के मसाइल हल होते हैं तो हमें बता दें, हम कल ही पेश हो जाएंगे। ये बताइएगा कि आप आटा और चीनी कमीशन के सामने पेश हुए थे, वहाँ आपने फैक्ट एंड फिगर भी दिए थे, 100 अरब की जो करप्शन हुई है उसके हवाले से ये बता दीजिएगा कि वहाँ पर क्या सोचल बनी, आप क्या समझते, कोई तहकीकात भी उसमें नजर आपको होती नजर आ रही हैं? दूसरी ये बताइएगा, जब अगर तरीके इंसाफ खुदा न खास्ता हुकूमत पूरी करती है तो आपको बाकी सियासी पार्टियां नजर आ रही है इस मुल्क के अंदर? देखिए, बात यह है कि मैं शुगर कमीशन के सामने पेश हुआ था, खुद मुझे बुलाया नहीं गया था। मैंने कहा था मैं बताऊंगा आपको कि मसला क्या है। बदकिस्मती यह है कि 347 सफ़े आप पढ़ लें। शुगर कमीशन का मकसद था कि चीनी की कीमत क्यों बढ़ी है और किसकी वजह से बढ़ी है, उन अफराद का नाम लिखें। ये 2 चीज़ें आपको शुगर कमीशन की रिपोर्ट में नहीं मिलेंगी। हर दुनिया की चीज़ मिलेगी सिवाय इन 2 बातों के कि चीनी की कीमत क्यों बढ़ी और उसके बढ़ने के जिम्मेदार कौन है। अच्छा एहसन साहब, ये बता दें कि सवाल था आपसे कि अगर चेयरमैन नैब जो है वो ब्लैकमेल हो रहे हैं तो क्या अदालत से आप रजू करेंगे कि इस ब्लैकमेलिंग को जो है वो रोका जाए उनको? देखिए, ब्लैकमेल हो रहे हैं, मैं बता रहा हूँ, मैं तो एक दलील की बुनियाद पर दे रहा हूँ कि जिस शख्स की वीडियो मौजूद हो वो कभी इंडिपेंडेंट नहीं रहता, उसको हर आदमी ब्लैकमेल कर सकता है। आप भी कर सकते हैं, मैं भी कर सकता हूँ। आपके सामने एक जज का केस है, नैब के जज का, उसके क्या हालात थे, वो खुद कहता है मैं ब्लैकमेल हुआ हूँ। तो यही हालत चेयरमैन साहब की भी हो सकती है। अच्छा एहसन साहब, ये बता दें कि कल शहबाज शरीफ को नैब की टीम तलाश करने आई और वो मिले नहीं, तो शहबाज शरीफ कल रात जो है वो कहाँ पर रहे थे? चले जी। देखिए, अच्छा एहसन साहब जवाब। मैं सबसे पहले तो वही बात दोहराऊंगा कि आज पूरी दुनिया के सामने ये हकीकत आश्कारा हो गई है कि जो मौक़िफ़ हम बार बार दोहराते हैं कि नैब हुकूमत का ज़ैली इदारा है, ये इंतकामी कार्रवाई हुकूमत की फरमाइश पे करता है, हुकूमत के फरमाइशी प्रोग्राम को पूरा करता है। आज भरी अदालत में ये हकीकत पूरी दुनिया ने देख ली कि शहबाज शरीफ साहब को 2 जून को बुलाया गया धोखे के साथ कि हमने आपसे तफ्तीश करनी है, हमने आपसे सवालात करने हैं, लेकिन 28 मई को अरेस्ट वारंट दस्तखत कर दिए गए थे। अरेस्ट वारंट तब दस्तखत किए जाते हैं जब आप हतमी नतीजे पे पहुंच जाते हैं कि किसी शख्स की गिरफ्तारी अब नागुज़ीर है किसी मुकदमे के अंदर। तो एक तरफ तो आप ये कह रहे हैं कि हमें आपसे मज़ीद तफ्तीश करनी है ताकि हम अपनी राय को हतमी कर सकें, उससे कई रोज़ पहले आप अरेस्ट वारंट दस्तखत करके ये बात रिकॉर्ड पे ला चुके हैं कि हम अपनी हतमी राय भी कायम कर चुके हैं। तो ये साफ जाहिर करता है कि नैब सिर्फ एक इंतकामी एजेंडे पर काम कर रहा है और इसका मकसद ये था
کہ جو بجٹ اجلاس ہونے جا رہا ہے اس سے لیڈر آف اپوزیشن کو غیر مؤثر کر دیا جائے، تاکہ بجٹ اجلاس کے اندر حکومت کو اپوزیشن کی طرف سے مربوط اور مضبوط رد عمل کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ یہ لیڈر آف اپوزیشن کو بجٹ اجلاس سے لا تعلق اور اس سے کٹ کرنے کا ایک ہتھ کنڈا تھا، لیکن میں حکومت کو بتانا چاہتا ہوں کہ اپوزیشن بھرپور طریقے سے اس کی تمام ناکامیوں کو اور اس کی بجٹ کی تجاویز کا اسمبلی میں مقابلہ کرے گی، اور کرونا سے پہلے جو اس معیشت کی اینٹ سے اینٹ اس حکومت نے بجا دی ہے اسے بھی ہم قوم کے سامنے پیش کریں گے۔ کرونا تو بہانہ ہے، کرونا سے پہلے ہی پاکستان کی معیشت کو تباہ کر دیا گیا تھا، کارخانے کرونا سے پہلے بند ہو چکے تھے، زراعت کرونا سے پہلے بند ہو گئی تھی، برآمدات کرونا سے پہلے رک چکی تھیں، پاکستان میں سرمایہ کاری کرونا سے پہلے بند ہو چکی تھی، سی پیک کرونا سے پہلے رک چکا تھا، اور اب آج آپ دیکھیے کہ سی پیک کا یہ حال ہے کہ سی پیک کا چیئرمین بھی پارٹ ٹائم ہو گیا، یعنی کہ اگر سی پیک میں کوئی کام ہوتا تو سی پیک اتھارٹی کا کل وقتی چیئرمین ہوتا، تو اب اس چیئرمین کو بھی کہا جی اب آپ ادھر سے تو فارغ ہیں، اب میری تشہیر کے لیے آ کے کام کریں، معاون خصوصی بن جائیں۔ تو یہ ملک کا جو پورا تباہی کر دی ہے انتظامی ڈھانچے کی، معیشت کی، سیاست کی، انتشار پیدا کیا ہے، اور ادھر کرونا ہے۔ لاہور کے اندر کہتے ہیں 6 لاکھ، صدر صاحب نے شاید اب کہہ دیا 10، 12، 15 لاکھ بھی ہو سکتے ہیں۔ تو ایک طرف یہ صورت ہے جو ایک ایمرجنسی کی صورت ہے، حکومت کو کوئی اور پرائرٹی نہیں ہے کہ اپوزیشن کو پکڑو، اپوزیشن کے اوپر جھوٹے مقدمے بناؤ۔ بھائی 50 ضلعوں کے اندر کسان بیچارہ تباہ ہو گیا ہے، ٹڈی دل نے فصلوں کی فصلیں اجاڑ دی ہیں، کپاس کی فصل تباہ ہو چکی ہے، آم کے باغ اجڑ رہے ہیں، دوسری فصلیں اور اجناس تباہ ہو رہے ہیں۔ حکومت کو یہ فکر نہیں کہ کسان کے اوپر مرہم رکھے، کسان کو ریلیف دے، ان کی بات سنے، لیکن ان کے لیے سب سے بڑا پاکستان کا مسئلہ ہے شہباز شریف کو اندر کرو۔ وہ بیچارے جہاز کریش ہوا، رشتہ دار رل گئے در بدر کی ٹھوکریں کھا کھا کے کہ اپنی پیاروں کی میتیں اٹھا سکیں۔ یہ 50 رکنی کابینہ اور 70-75 جو ترجمانوں کی فوج ہے، کیا ان کو نہیں کہا جا سکتا تھا کہ ان میں سے ہر ایک کے ذمہ ایک ایک خاندان لگایا جاتا تو وہ 2-4 دنوں کے اندر ان خاندانوں کو مدد کرتے کہ وہ اپنے جو باڈیز ہیں لے کے جاتے اور آرام سے عزت کے ساتھ دفناتے انہیں؟ تو یہ حکومت نااہل بھی ہے، نالائق بھی ہے، اور سنگ دل اور بے حس بھی ہے، جس سے نہ عوام کی کوئی دلچسپی ہے، نہ عوام کے مسائل سے تعلق ہے، اس کو صرف اپنی کرپشن سے دلچسپی ہے۔ اور یہ بھی میں ریکارڈ پہ لانا چاہتا ہوں کہ یہ دوسروں پہ کرپشن کا الزام لگا کے پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی کرپشن خود کر رہے ہیں۔ 300 ارب روپے کا چینی میں ڈاکہ ڈالا ہے، کیا نیب نے پوچھا ہے کسی کو؟ کئی 100 ارب روپے کا ڈاکہ دوائیوں کے سکینڈل میں ڈالا ہے، ایجنسیوں کی اطلاع کے اوپر اس وزیر کو بدل دیا گیا۔ کیا نیب کو جرت ہے کہ اس وزیر کو پوچھ سکے بھائی یہ کیسے کیا؟ بی آر ٹی لطیفہ بن گیا پوری دنیا کے اندر، کیا کسی کو جرت ہے کہ اس سے پوچھ سکے؟ پرائم منسٹر ایسٹس بیونڈ مینز، پاکستان کا سب سے بڑا شخص جو بیونڈ مینز اپنے شاہانہ زندگی گزار رہا ہے، اس کا نام عمران خان ہے۔ میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ میں نے بھی اتنا انکم ٹیکس دیا ہے جتنا عمران خان نے دیا ہے۔ میں تو 1 کنال کے کرائے کے گھر میں گزارا مشکل سے کرتا ہوں، مجھے عمران خان وہ ٹیکنالوجی بتا دیں کہ وہ اسی انکم ٹیکس کے اندر 300 کنال کے محل میں شاہانہ زندگی کیسے گزارتے ہیں، اور 10 کروڑ روپے کا نیا گھر زمان پارک میں کیسے بنا سکتے ہیں۔ اور ایک آخری مفت مشورہ ہے حکومت کے لیے، عمران خان کے لیے آخری مشورہ ہے، یہ جو ٹائیگر فورس بنی ہے، اس کو ٹڈی دل پکڑنے پہ لگا دیں 15 روپے فی کلو پہ، اور انشاءاللہ یہ اس کا ٹائیگر فورس کا حل بھی ہم نے عمران خان کو بتاتے ہیں۔ ٹائیگر فورس کے لیے ایک اور کام ہے کہ ڈھول بجانے پہ لگا دیں۔